नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 6 भाग 2 तक पढ़ लिया था। भाग 2 में आपने स्थायी ऊतकों के बारे में जाना। स्थायी ऊतक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यह भी आपने जाना। सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक के बारे में पढ़ा। सरल ऊतक के बारे में आपने विस्तृत जानकारी ली। सरल ऊतक में 3 वर्ग होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, जिसमें आपने भाग 2 के अंतर्गत मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। अब हम भाग 3 में बचे 2 स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक के बारे में बताएंगे। आपने भाग 2 के अंतर्गत इस मृदूतक के बारे में जाना, पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में जाना। आपने जाना कि मृदूतक कहाँ पाए जाते हैं। शब्द से क्लियर था, मृदु यानी कोमल भागों में, पौधों के कोमल भागों में पाए जाते हैं, जैसे उनके जड़ और तने के कॉर्टेक्स में, पीठ में, पेरिसाइकिल में पाए जाते हैं। उनके पत्ती के मेसोफिल में पाए जाते हैं 2 प्रकार से, पैलिसेड और स्पंजी। तो पैलिसेड और स्पंजी, इन दोनों में हरित लवक की मात्रा बहुत होती है, जिसमें वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पैलिसेड पैरेन्काइमा ज्वार यानी सारगम में नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन AIPMT 2009 में पूछा भी गया था। और आपने जाना कि मृदूतक और कहाँ पाए जाते हैं। मृदूतक बीज के भ्रूणपोष में पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम के मेडुलरी किरणों में पाए जाते हैं। आपने इसके कार्यों के बारे में जाना। इसका प्रमुख, वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन प्रमुख कार्य है भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। साथ ही इनमें हरित लवक पाया जाता है, तो उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। उसके बाद आपने जाना बहुत से ऐसे मांसल पौधे हैं, मांसल पौधे के तने, उनकी पत्ती में ये जल संग्रह का कार्य करते हैं, जैसे यूफोर्बिया कैक्टस में। उसके बाद आपने जाना कि मृदूतक बहुत से जलीय पौधों में, इनके बीच जो अंतराकोशिकीय स्थान होता है उसमें वायु भर जाती है, जिसे एयर कैविटीज़ यानी वायु गुहिकाएँ कहते हैं, जिनमें वायु भरा होता है, जिसकी वजह से पौधे हल्के हो जाते हैं, जल की सतह पर तैरने योग्य हो जाते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ये सब आपको बताया गया था। एरेन्काइमा को अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, हम पढ़ेंगे कोलेन्काइमा यानी स्थूल कोण ऊतक को, और हम पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक को। ठीक है, पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बता दें। देखिए, यहाँ पर जो मृदूतक है, आपने ये पढ़ा कि एक तो ये कि मृदूतक क्या होते हैं, जीवित होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। मृदूतक जीवित कोशिकाएं होती हैं। स्थूल कोण ऊतक ये भी जीवित कोशिकाएं होती हैं। लेकिन दृढ़ ऊतक परिपक्व अवस्था में क्या होते हैं, मृत होते हैं। यानी ये दोनों जीवित कोशिकाओं का समूह होता है, ये मृत कोशिकाओं का समूह होता है। दूसरा, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान यानी इंट्रासेलुलर स्पेसेस, अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। मृदूतकों में अंतराकोशिकीय स्थान, देखिए ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है। तो इनके बीच में देखिए ये स्थान है ना, ये गैपिंग, तो अंतराकोशिकीय स्थान इसमें पाया जाता है। लेकिन इनकी कोशिकाओं के बीच देखिए ये एक कोशिका है, दूसरी कोशिका ये है, तीसरी कोशिका ये है। तो इनके बीच में कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। इनके भी कोशिकाओं के मध्य कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। यानी इन दोनों के कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। ये 2 पॉइंट आप एकदम नोट कर लें कि मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक जीवित होती हैं, दृढ़ ऊतक मृत होती हैं। दूसरा, मृदूतक में अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। ठीक, आइए अब हम पढ़ेंगे कोलेन्काइमा टिश्यू के बारे में डिटेल, यानी स्थूल कोण ऊतक के बारे में। यह है आपका स्थूल कोण ऊतक। दूसरा, आपने पहला पढ़ लिया था मृदूतक यानी पैरेन्काइमा, अब आप पढ़ेंगे कोलेन्काइमा। सबसे पहला बात ये आता है कि स्थूल कोण ऊतक पाए कहाँ जाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग
CBSE 1990 के अराउंड में बहुत पहले पूछा गया था कि कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोड़ ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों के बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाए जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात NCERT में भी उल्लेखित है कि यह ऊतक द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाए जाते हैं। याद करिए, हाइपोडर्मिस के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये क्या होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनका जो कार्य है वह है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। इनमें भी हरित लवक भर भर के पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो केंद्रक है, मान लेते हैं। यहाँ पर हरित लवक इसमें भी बहुत पाए जाते हैं। अब हरित लवक पाया जाएगा तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन का निर्माण करना। तो इनमें भी हरित लवक पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि ये ऊतक द्विबीजपत्री पौधों के बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। तीसरा, इनमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसकी मदद से ये भोजन का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इनका प्रमुख कार्य पौधों में वृद्धि कर रहे जो अंग होते हैं, जैसे नवीन तने हो गए, नए निकल रहे तने, साथ ही पत्ती के वृंत हो गए, इनको यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं यानी सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट याद करने होंगे। जैसे मैंने बताया, यह ऊतक कहाँ पाया जाता है? यह ऊतक द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा, ये या जीवित व यांत्रिक ऊतक हैं, यांत्रिक ऊतक हैं जो पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। दूसरा, इनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक। और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। ठीक। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पौधे के वृद्धि कर रहे भागों जैसे नवीन तनों व पत्ती के वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं।
अब इसका हम अगर कार्य आपको बताएं तो इनका प्रमुख कार्य पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यानी उनके तने या पत्ती के किसी भाग को किसी दबाव या खिंचाव से बचाती हैं, यानी दबाव और खिंचाव को सहने की क्षमता प्रदान करती हैं। अगर हम इसके कार्य के बारे में बात करें, यह पौधे के विभिन्न भागों में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न करते हैं, जैसे पौधे के शाखाओं ब्रांचेस और पत्ती के वृंत, इनमें लचीलापन उत्पन्न करते हैं जिससे पौधे के भागों में किसी भी बाहरी दबाव या खिंचाव को सहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यानी इनकी उपस्थिति के कारण पौधे में दबाव, खिंचाव सहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, इनमें सेलुलोज और पैक्टिन पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से इनकी कोशिकाएं जल का संचय का कार्य भी करती हैं, यानी सेलुलोज व पैक्टिन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जल संचय का कार्य भी करती हैं। नेक्स्ट, कभी कभी इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता भी आ जाती है। कभी कभी इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता भी आ जाती है। बस ये था स्थूल कोण ऊतक के बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में। स्थूल कोण ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री पौधे के बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाए जाते हैं। ये जीवित होते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। उसके बाद इनमें हाइड्रोलॉग पाया जाता है, जिसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। कार्य की बात करें तो ये पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन उत्पन्न करते हैं, जिससे इनके पौधों की शाखाओं, पौधों पत्ती के वृंत में किसी भी बाहरी दबाव या खिंचाव को सहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इनमें सेलुलोज और पैक्टिन की उपस्थिति के कारण ये जल का संचय भी करती हैं। साथ ही कभी कभी इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता भी आ जाती है। बस ये था आपका दूसरा कोलेनकाइमा के बारे में। देखिए, ये मृदुतक हैं। मृदुतक की कोशिकाओं को आप आलू के कंद में देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो इनके मध्य इंट्रासेलुलर स्पेसेस यानी अंतराकोशिकीय स्थान अच्छे तरीके से आपको दिख जाएंगे। ये सेलेरी मीन्स होता है अजवाइन। अजवाइन के पौधे में आप उसके बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस में अभी जो बताए हैं स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा को देख सकते हैं। ये सभी कोलेनकाइमा की कोशिकाएं हैं जो अजवाइन के पौधे में दिख जाएंगी। इनके मध्य कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता और इनके बारे में जो विशेषता मैंने आपको बताई है,
पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। हरित लवक पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब आता है तीसरा, जो कि है दृढ़ ऊतक, जिसे कहते हैं स्क्लेरन काइमा। तीसरा, दृढ़ ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? गूदेदार फलों में, जैसे पियर लिखा है ना, नाशपाती, अमरूद, चीकू, इन सभी के गूदे में पाए जाते हैं। आइए इनके बारे में हम आपको कुछ बातें बताते हैं। ये दो रूप में मिलती हैं, अभी आगे बताएंगे। तो तीसरा आता है दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरन काइमा। सबसे पहला तो ये पाए कहाँ जाते हैं? तो यह गूदेदार फलों में, जैसा कि अभी आपको फिगर में दिखा है, फलों में, जैसे अमरूद, नाशपाती व चीकू के गूदे में, उनके लेग्यूम के बीजावरण में पाए जाते हैं। यह प्रमुख यांत्रिक ऊतक है पौधे का, यांत्रिक ऊतक है, यानी यह मुख्य रूप से पौधे को यह भी सहारा प्रदान करती हैं। लेकिन अगर आकर आपसे कोई पूछे कि प्रमुख यांत्रिक ऊतक कौन है, तो कौन है? दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरन काइमा। इनकी कोशिका भित्ति में अत्यधिक मात्रा में लिग्निन होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किन कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा लिग्निन होता है? दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं में ज़्यादा मात्रा में लिग्निन होता है। इनमें गर्त यानी पिट्स पाए जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पिट्स यानी गर्त, कुछ खांचे पाए जाते हैं। तो यह प्रमुख यांत्रिक ऊतक हैं। साथ ही इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती हैं तथा इनमें गर्त यानी पिट्स पाए जाते हैं। परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं मृत होती हैं। मृत यानी डेड होती हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। बस इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके दृढ़ ऊतक के, कि यह गूदेदार फलों में अमरूद, नाशपाती, चीकू आदि में पाए जाते हैं। इनके गूदे में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद इनका प्रमुख कार्य यांत्रिक ऊतक यानी पौधे को सहारा प्रदान करना है। कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इनमें गर्त यानी पिट्स पाए जाते हैं। यानी अगर आप देखें इनकी कोशिकाओं को तो ऐसे 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 इनके यहाँ पर जो है खांचे पाए जाते हैं, ऐसे होते हैं। तो इन खांचों को ही कहते हैं पिट्स यानी गर्त। परिपक्व अवस्था में इनकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं क्योंकि इनके जो जीवद्रव है वो जीवद्रव समाप्त हो जाता है। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। आइए अब इसके हम कार्य की बात करें। दृढ़ ऊतक का कार्य।
तो यह पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जिससे उनमें दबाव, खिंचाव आदि परिस्थितियों को सहने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक। दूसरा, यह उन पौधों में जहाँ पर जल की कमी पाई जाती है, मतलब ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधे जहाँ पर जल की कमी पाई जाती है, उनमें वे अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिसकी वजह से उनमें जल की आवश्यकता कम होती है और उससे वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। यानी यह जल की कमी वाले स्थानों पर उगने वाले पौधे में अधिक मिलते हैं, तथा इसकी उपस्थिति के कारण उन्हें जल की आवश्यकता कम पड़ती है। तथा वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। बस ये था दृढ़ ऊतक का कार्य। मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना, जिससे दबाव वगैरह, खिंचाव वगैरह सह सकने में सक्षम हो पौधे। जल की कमी वाले स्थानों में उगने वाले पौधों में ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जल की आवश्यकता उन पौधों को नहीं पड़ती, वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। अब हम देखेंगे इसका रूपांतरण, क्योंकि दृढ़ ऊतक दो रूप में पाए जाते हैं। दृढ़ ऊतक का रूपांतरण, दृढ़ ऊतक दो रूप में पाए जाते हैं। पहला, दृढ़ ऊतकी रेशें यानी स्क्लेरन काइमेटस फाइबर, यानी दृढ़ ऊतक दो रूप में पाए जाते हैं। अभी आपने फिगर में भी देखा होगा, एक तो ऐसे लंबे लंबे रूप में पाए जाते हैं और दूसरा ऐसे पाए जाते हैं। तो इस रूप को कहते हैं दृढ़ ऊतकी रेशें यानी स्क्लेरन काइमेटस फाइबर, जो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में भी बहुत अधिक लिग्निन होता है। वहीं अगर आप देखें दूसरा रूप, तो दूसरा रूप होता है, बोलते हैं इसे स्क्लेरीड या इसे पत्थर कोशिका भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, पत्थर कोशिका किसे कहते हैं, या इसे दृढ़ कोशिका भी कहते हैं। दृढ़ कोशिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरीड और स्टोन सेल, जो कि ये हैं। इनकी खास बात क्या है? दृढ़ ऊतकी रेशों की, रेशे मतलब लंबे होंगे, पतले होंगे, दोनों सिरे नुकीले होते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इनकी जो कोशिकाएं हैं यानी पत्थर कोशिका यानी दृढ़ कोशिका या स्क्लेरिड की कोशिका गोल हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, बेलनाकार हो सकती हैं, एक ही व्यास वाली यानी समव्यासी हो सकती हैं या अनियमित भी हो सकती हैं। इनकी भी कोशिका भित्ति में अत्यधिक लिग्निन होने के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। बस अंतर क्या है इनके आकार का, रूप का। दृढ़ ऊतक जब लंबे पतले और दोनों किनारों से नुकीले होंगे तब उसे हम दृढ़ ऊतकी रेशें कहेंगे। लेकिन जब ये गोल, अंडाकार, बेलनाकार या फिर समव्यासी अनियमित आकार की मोटी कोशिका भित्ति वाली होंगी तब इसे हम स्क्लेरिड या पत्थर कोशिका या दृढ़ कोशिका कहेंगे। बस तो ये आपने संपूर्ण रूप से जान लिया सरल ऊतकों के बारे में। सरल ऊतक 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तीनों के बारे में आपने समझ लिया। मृदु ऊतक पौधे के कोमल भागों में पाए जाते हैं जिनके बारे में आपको बता ही दिया गया। स्थूल कोण ऊतक पौधे के द्विबीजपत्री पौधे के वायु त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाए जाते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा गूदेदार फलों के गूदे में पाई जाती हैं, जैसे नाशपाती, अमरूद, इन सभी के गूदे में। 2 रूप में मिलती हैं जिनके बारे में भी आपको बता दिया गया। एक तो फाइबर के रूप में मिलती हैं और दूसरा स्क्लेरिड के रूप में मिलती हैं। फाइबर का विशेषता क्या है, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ये गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार, बेलनाकार या अनियमित आकार के भी हो सकती हैं। दोनों में कोशिका भित्ति मोटी होती है, लिग्निन से भरी होती है। इनमें कोशिका गुहा यानी सेल कैविटी अनुपस्थित समाप्त हो जाता है। इनकी कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य के समाप्त होने के कारण मृत हो जाते हैं। इनमें गर्त पाया जाता है यानी पिट्स पाया जाता है। आप देखेंगे तो जगह जगह पर गर्त पाया जाता है। ठीक, बस ये था आज का टॉपिक। सरल ऊतक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। इसके 3 वर्गों के बारे में आपने जान लिया, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक के बारे में। अब इसके बाद आता है आपका जटिल ऊतक। आपको बताया था कि जटिल ऊतक क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है जाइलम और फ्लोएम। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।